हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आरआरबी जेई के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड है टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, थर्ड है पेमेंट, फोर्थ है स्पेसिफिकेशन। सो हम एक एक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या होता है? टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बिड्स को इनवाइट करते हैं इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि कुछ स्पेसिफिक काम को कराया जा सके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिड्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट स्पेसिफिक पैकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर कोई काम हमको कॉन्ट्रैक्टर से करवाना रहता है तो टेंडरिंग के द्वारा हम बिड्स इनवाइट करते हैं, बोली लगाई जाती है ना। टेंडर इनवाइट करते हैं हम टेंडर नोटिस के द्वारा। टेंडर नोटिस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि जो जॉब है हमारा, जो हमको काम करवाना है वो क्या है, जो कि पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे। टेंडर फॉर्म एक प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की गिवन होती है, उनके रूल्स और डायरेक्शंस गिवन होते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर को गाइड कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर के गाइडेंस के लिए टेंडर फॉर्म होता है जिसमें हर तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होते हैं। नाउ अगर आपको टेंडरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक मैं बताने वाली हूँ जो आपका आरआरबी जेई में है। नेक्स्ट टॉपिक है कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? जो रेट कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है टेंडर कॉल के बाद, वो होता है उसका कोटेशन। द रेट्स कोटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पॉन्स टू टेंडर कॉल आर कॉल्ड कोटेशंस। टाइप्स ऑफ टेंडर। टेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? ओपन टेंडर, सील्ड टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? टेंडर डॉक्यूमेंट्स में हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं कि टेंडर कैसे वर्क करेगा और उसके क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेंगे। सो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं? पहली चीज़ टेंडर ड्राइंग्स होती हैं। सेकेंड द स्पेसिफिकेशन, मटेरियल के क्या रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स जनरल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट है बिल ऑफ क्वान्टिटीज़। नेक्स्ट कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेंडर, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ये सब डॉक्यूमेंट्स किसी भी टेंडर को फिल करने के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि टेंडर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस आपको फॉलो करनी है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि टेंडर किस तरह से प्रोसीड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी जो होती है वो 2% होती है टेंडर वैल्यू की। ये एक स्मॉल रिफंडेबल फ़ी होती है। ये इसलिए कलेक्ट की जाती है कि हम ये माने कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिड को सबमिट कर रहा है वो एक सीरियस है अबाउट द वर्क। सीरियसनेस को शो करने के लिए एक अर्नेस्ट मनी लिया जाता है ताकि कोई भी फॉल्स या डमी बिड नहीं आए। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मनी। ये 10% होती है टेंडर वैल्यू की। ये वो मनी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर को जमा करनी रहती है डिपार्टमेंट में जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसको अलॉट किया जाता है, और अगर वो उस काम को समय से नहीं कंप्लीट कर पाता है सो उस लॉस को हम सिक्योरिटी मनी से डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। ये डिफाइन करता है कि हमारा काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, टाइमलाइंस क्या रहेंगी, मीन्स आपको ये कब तक जमा करना है प्रोजेक्ट को, कॉस्ट क्या कॉस्ट आएगा, लीगल ऑब्लिगेशंस। इसमें लीगल तरीके से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं ताकि जो हमारा वर्क है वो स्मूथ एग्जीक्यूशन के द्वारा हो पाए और कंप्लीशन हो पाए प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट आपका समय से कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फर्स्ट लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट में एक लम्प सम अमाउंट
जो कि पूरा एंटायर प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है वो होता है आपका लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम एक ही अमाउंट लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें ओनर जो होता है जिसको ये काम को कंप्लीट कराना रहता है वो एक लम्प सम अमाउंट देता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद। और इसमें कॉस्ट का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता, मींस कोई भी मटेरियल का लिए जो पैसा है वो अलग से नहीं लिया जाता, लेबर के लिए पैसा अलग से नहीं लिया जाता, प्रॉफिट अलग से नहीं लिया जाता है। कोई भी जो अलग अलग यूनिट होते हैं उनके लिए कॉस्ट को हम ब्रेक डाउन नहीं करते, सिंगल एक अमाउंट लिया जाता है, वो होता है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम एक प्रोजेक्ट को यूनिट्स में तोड़ते हैं, मीन्स जैसे कि कॉन्क्रीट पर क्यूबिक मीटर कितना कॉन्क्रीट लगेगा उसका प्राइस कितना है, पर टन ऑफ स्टील है उसका प्राइस कितना है। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक यूनिट का जब हम प्राइसिंग करते हैं वो होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम हर एक यूनिट को इंडिविजुअली प्राइसिंग करते हैं। नेक्स्ट है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक फंक्शनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करे, और इसमें क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ टर्न द की करना रहता है, मीन्स सिर्फ चाबी घुमाना है और इस फैसिलिटी को यूज़ करनी है, और पूरा काम एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लेबर वर्क के लिए किया जाता है, सिर्फ लेबर के रिक्वायरमेंट के लिए, वो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो भी मटेरियल होते हैं वो ओनर खुद सप्लाई करता है, उसको किस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हाई स्पेसिफिकेशन उसको लगानी है तो वो मटेरियल खुद प्रोवाइड करता है ओनर, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्टर को रेट सप्लाई करना रहता है हर एक मटेरियल का, उसके साथ उसके टैक्सेस को इंक्लूड करना, उसके कैरेज को और उसके डिलीवरी चार्ज जो मटेरियल को लगेगा उस जगह तक पहुंचाने के लिए टेंडर में, वो होता है आपका मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल को सप्लाई करने के लिए जितने भी चार्जेस होंगे इंक्लूडिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है वो जब कॉन्ट्रैक्टर करता है वो होता है आपका मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली परचेस ऑफ मटेरियल्स के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन्स, फर्नीचर, पाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल के लिए किया जाता है जिसमें टैक्सेस और उसके डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को सप्लाई करता है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो भी पूछे जा चुके हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑर्डर फॉर स्टार्टिंग ऑफ वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर after accepting of tender is issued only after payment of A. earnest money, B. security deposit, C. mobilization fund, D. capital fund। जब भी वर्क को हम स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो तभी स्टार्ट होता है जब वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर देता है, मींस जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू की, उसके बाद ही काम चालू होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Next question, the most popular type of contract in government department is A. item rate, B. cost plus percentage, C. lump sum, D. cost plus fixed fee। So जो most popular contract होता है वो generally lump sum होता है कि हम इस प्रोजेक्ट का आपको इतना खर्चा देंगे। So correct answer है ऑप्शन नंबर C। Next question, for delay in completion and for bad work, the contractor is liable to pay a maximum penalty of an amount equal to। अगर काम सही नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कितना परसेंट पेनल्टी दे सकता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। फर्स्ट 8% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 1% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो कॉन्ट्रैक्टर 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बिड्स और प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। ए स्टार्टिंग, बी शेड्यूलिंग, सी प्लानिंग, डी टेंडरिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंडरिंग। टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बिड्स या प्रपोजल को इन्वाइट्स करते हैं किसी भी इन्विटेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी मनी टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर अवॉर्ड ऑफ द वर्क इज डैश of the awarded value, A 2%, B 5%, C 10%, D 15%। सो सिक्योरिटी अमाउंट कितना रहता है, 10% होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना रहता है जब उसको
वर्क अलॉट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट द A, payments to the contractor are to be made item wise. B, payments to the contractor are made in percentage of the work done value. C, payment to the contractor is made after completion of the work. D, none of this. परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट होता है वो किया जाता है परसेंटेज में, मीन्स कितना परसेंट काम हुआ है उस अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। सो परसेंटेज ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जब पैसा दिया जाता है वो होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ बिल्डिंग वर्क्स द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ए, टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बी, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, सी, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, डी, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट। सो जब भी हमको रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क रहता है सो उसके लिए जो प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको पता रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा होगा, सो इसीलिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट इंक्लूड्स जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट्स, टैक्सेस, सुपरविजन एंड अदर कॉस्ट इज ए, मेंटेनेंस कॉस्ट, बी, ओवरहेड कॉस्ट, सी, ऑपरेशनल कॉस्ट, डी, मिसलेनियस कॉस्ट। सो जब भी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जैसे कि रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, सुपरविजन और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं जो कि अलग से होते हैं वो होते हैं आपके ओवरहेड कॉस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स एंड प्रिविलेज विच एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंजॉयज थ्रू और ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इज नोन एज ए, प्रॉपर्टी राइट, बी, लीज राइट, सी, लीगल राइट, डी, ईजमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईजमेंट। जो राइट या प्रिविलेज एक प्रॉपर्टी का ओनर एंजॉय करता है या दूसरे की प्रॉपर्टी से भी वो राइट्स और प्रिविलेज को एंजॉय करता है वो होता है उसका ईजमेंट राइट, मीन्स उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट। या तो उसकी प्रॉपर्टी खुद की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, वो होता है उसका ईजमेंट राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।